स्टार्ट जीरेंड। कह रहे जीरेंड का जो काम होता है, ये जीरेंड भी नाउन की तरह कार्य करता है, नाउन की तरह काम करता है। किसकी बात? इन्फिनेटिव की बात। कहने का तात्पर्य है कि जो वर्ब होता है, जब वर्ब जो वर्ब होता है ये नाउन की तरह जब कार्य करने लग जाए तो ये या तो इन्फिनेटिव होता है या तो जीरेंड होता है। ठीक है, वर्ब जब नाउन की तरह कार्य करेगा तो इन्फिनेटिव भी होता है और जीरेंड भी होता है। हम लोगों ने इन्फिनेटिव पढ़ लिया था। इन्फिनेटिव उद्देश्य बताता है, कल बताया था। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीरेंड होता है, ये जीरेंड उद्देश्य नहीं बताता जीरेंड। ठीक है, जब इन्फिनेटिव की अंग्रेजी बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था। इन्फिनेटिव की अंग्रेजी बनाना है, अगर इन्फिनेटिव की अंग्रेजी बनाना है तो हमें वर्ब से पहले टू लगाना होता है। जब वर्ब से पहले टू लग जाता है तो इन्फिनेटिव बन जाता है। और ये हिंदी जो दिन निकल के आता है इसका, उसे क्रिया के अंत में ना नी ने का हिंदी निकल के आएगा। सेम उसी तरह जीरेंड भी होता है। जीरेंड जो होता है ये भी नाउन का ये काम करता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम वर्ब से पहले टू नहीं लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ये ध्यान देना होता है, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और ए भी नाउन का काम करता है और ए भी नाउन का काम करता है। चलो, प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड का प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान से, अगर आपको प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव और जीरेंड में से कोई इस्तेमाल करना हो तो आपको हमेशा जीरेंड इस्तेमाल करना होगा, इन्फिनेटिव कभी नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन्फिनेटिव उद्देश्य प्रकट करता है। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे, शी वाज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। अभी देखिए, फॉन्ड ऑफ के बाद आपको सिंगिंग ही लिखना है, टू सिंग नहीं लिख सकते हो। वह गाने की शौकीन थी, हिंदी निकलेगा वह गाने की शौकीन थी। अब इसकी अंग्रेजी आप इस तरह लिख दो, अगर शी वाज फॉन्ड ऑफ टू सिंग, तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे वाक्य हैं जिसको इन्फिनेटिव जीरेंड दोनों में बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर लगाना है तो जीरेंड ही लगाना है। जैसे कुछ वाक्य हैं, जैसे हमने आपको बताया, टू सिंग इज एन आर्ट, और इस तरह लिखा है सिंगिंग इज एन आर्ट। दोनों का अर्थ एक ही होगा, गाना एक कला है, इसका भी अर्थ होगा गाना एक कला है। बस फर्क इतना है कि यहाँ इन्फिनेटिव है, यहाँ जीरेंड है, लेकिन हर जगह नहीं होगा। हर जगह इन्फिनेटिव और जीरेंड सेम अर्थ नहीं देगा। कुछ जगहों पे क्या करेगा, अर्थ में अनर्थ कर देगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे लिखा आपने, आई स्टॉपेड टू प्ले, या आई स्टॉपेड प्लेइंग। अब ये सोचो कि यहाँ पे इन्फिनेटिव है, यहाँ जीरेंड है, दोनों का अर्थ सेम हो जाए, दोनों का अर्थ सेम नहीं होगा वाक्य का। इसका अर्थ होगा कि मैं खेलने के लिए रुका, इसका अर्थ होगा मैंने खेलना रोक दिया। ठीक है, ऊपर वाले में उद्देश्य है, नीचे वाले में उद्देश्य नहीं है। जो जिसमें उद्देश्य हो इन्फिनेटिव है, नीचे वाला जीरेंड है, तो कहीं कहीं पे अर्थ में अनर्थ हो जाएगा, लेकिन अधिकतर वाक्य दोनों बन जाते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इन्फिनेटिव होगा वो भी नाउन का कार्य करेगा, जो जीरेंड होगा वो भी नाउन का कार्य करेगा। इन्फिनेटिव बनाना है तो वर्ब से पहले टू लगा दो, जीरेंड बनाना है तो वर्ब में आईएनजी लगा दो। अब हम लोग दूसरा चीज ये देखना है कि प्रीपोजिशन के बाद आपको जीरेंड ही लिखना है, इन्फिनेटिव नहीं लिखना।
ठीक है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद आपको हमेशा इंफिनिटिव ही इस्तेमाल करना है, जेरेंड नहीं करना है। वो कौन कौन से हैं, बात करो उसको। कह रहा कि निम्न शब्दों के बाद हमेशा आपको, देखो ध्यान दो, चलो, निम्न शब्दों के बाद हमेशा आपको जेरेंड ही लगाना है। निम्न शब्दों के बाद ये जो शब्द हैं इसके बाद आपको इंफिनिटी नहीं लगाना, जेरेंड नहीं लगाना। जो क्या है, एंजॉय है, एक्सक्यूज है, फॉरगिव है, पार्डन है, डेनी, कॉन्फेस, कंसीडर, अवॉइड, डिसलाइक, ग्रांट, मिस, सजेस्ट, प्रिवेंट, पोस्टपोन, अंडरस्टैंड, फिनिश, एस्केप, एक्सप्लेन एंड सेलिब्रेट। ये सब वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए अगर, इनके बाद आपको इंफिनिटी और जेरेंड में से कोई इस्तेमाल करना हो तो आप हमेशा जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे देखिए यहाँ दिया, कह रहा आई डिसलाइक टू अब्यूज। डिसलाइक के बाद क्या लिख दिया, अब्यूज। अब्यूज हमारा इंफिनिटिव है ना, होना क्या चाहिए था, अब्यूजिंग होना चाहिए, तो ये सही होगा। तो हो जाएगा आई डिसलाइक अब्यूजिंग। अब ये सही हो, देखिए ये जेरेंड हो गया अब्यूजिंग। आई डिसलाइक अब्यूजिंग। इसमें क्या कह रहा है, आई कांट पार्डन योर टू कम लेट। कह रहा है कि मैं तुम्हारा देर से आना माफ नहीं कर सकता। लेकिन गलती क्या है, देखिए पार्डन के बाद, इसमें पार्डन है क्या कहीं, है ना? पार्डन के बाद क्या आना चाहिए, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जेरेंड आना चाहिए। जेरेंड इसको बनाएंगे टू कम को तो क्या हो जाएगा, कमिंग लेट होगा। बस बात खत्म हो गई। क्लियर हुआ? अच्छा, निम्न फ्रेजल वर्ड के बाद, ये जो फ्रेजल वर्ड नीचे लिख रहा हूं मैं, इसके बाद आपको हमेशा जेरेंड ही इस्तेमाल करना है, इंफिनिटिव नहीं लगाना है। वो कौन कौन से वर्ड है फ्रेजल में, से गो ऑन हो गया, फाउंड ऑफ, कैपेबल ऑफ, लुक फॉरवर्ड टू, इसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, वे विथ ए वेव टू, सेट टू, मतलब ऑलरेडी टू लिखा है तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये टू लिखा हुआ तो इसका मतलब इंफिनिटी हो गया। अब इंफिनिटी जेरेंड दोनों एक साथ आ नहीं सकते हैं, नियम ये होता है कि इंफिनिटी जेरेंड दोनों एक साथ नहीं, जबकि ये इंफिनिटिव नहीं है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ हमेशा आपको जेरेंड लिखना ही लिखना है, याद रखना है कि लुक फॉरवर्ड टू लिखा हो, विथ ए वेव टू लिखा हो या सेट टू लिखा हो। इट्स नो गुड के साथ भी आपको जेरेंड लगाना है, इट्स नो यूज, गुड एट, फार फ्रॉम, यूज टू, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यूज टू के साथ भी आपको ये लगाना। गिव अप, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिव अप। सेट अबाउट, जैसे यहाँ लिखा है कि द बॉय हैज गिव अप लिखा है, यहाँ पे गिव अप का गिवन अप कर दिया। गिवन अप के बाद यहाँ पे टू स्मोक मतलब इंफिनिटिव लिख दिया ना, जबकि इंफिनिटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जेरेंड क्या बनेगा, स्मोकिंग बनेगा। द बॉय हैज गिवन अप स्मोकिंग होगा। यहाँ पे देखिए फाउंड ऑफ के बाद मैंने बताया, फाउंड ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, फाउंड ऑफ के बाद क्या होना चाहिए, जेरेंड। टू गैम्बल इंफिनिटी हो गया, इसको जब जेरेंड बनाएंगे तो क्या होगा, गैम्बलिंग होगा। इज फाउंड ऑफ गैम्बलिंग, कोई दिक्कत, ओवर नाउ, ये आपका जेरेंड ओवर हो गया, इंफिनिटी जेरेंड दोनों, ठीक है। नहीं बंद कर दो, एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। कोई वर्ब हो और वर्ब की तरह कार्य ना करके वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगे। इसके पहले हमने बताया था कि वर्ब जो होता था वो नाउन की तरह कार्य करता था, इंफिनिटिव में और जेरेंड में। अब वर्ब यहाँ जो है ये किसकी तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। तो आप समझ जाना वो पार्टिसिपल है। क्लियर हुआ? ये तीन तरह के होते हैं पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या काम होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो काम होता है, कह रहा है कि एक ही सब्जेक्ट एक ही समय में दो दो क्रियाएं करता है। जब एक सब्जेक्ट एक समय में दो दो क्रियाएं करे, एक मुख्य क्रिया होगा, दूसरा जो क्रिया होगा वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा।
तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हिंदी की जब बात करेंगे तो क्रिया के अंत में ता हुआ, ते हुए, तो हुए, कर और वाला शब्द आएगा। ठीक है, ये बताया था। इसकी अंग्रेजी अगर बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो ये जिरेंड की तरह ही बनता, वर्ब में आईएनजी लगाकर। वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं वो क्रिया जो हो हिंदी उसका निकल गया है, ता हुआ, ते हुए, तो हुए, कर या वाला से निकल गया है, तो समझ जाना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। देखिए इसमें दो कार्य जब होता है तो इसमें सबसे ज्यादा चीजें देखना होता है कि दोनों कार्यों के बीच में समय नहीं होता, समांतराल नहीं होता, इंटरवल नहीं होता। जैसे हमने इस तरह कहा सेइंग द स्नेक, सेइंग द स्नेक आई रैन अवे, आई रैन अवे। दो क्रिया हो रहा है, एक देखने का क्रिया हो रहा है, फिर एक भागने का क्रिया हो रहा है। लेकिन ये जो सीइंग है ना, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सीइंग द स्नेक मैंने सांप को देखकर मैं तुरंत भाग गया, मैंने और इन दोनों के बीच में कोई समय का अंतराल नहीं है, जो ही देखा तो ही भागा है। जब एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको जब आपको समझना होगा कि इन दोनों के बीच में टाइम का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसी तरह एकदम सेम होता परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें भी कर शब्द आता है। देख के यहां कराया ना, यहां पे भी आता है, यहां पे भी कर या करके शब्द आएगा। बस अंतर क्या होता है कि इसकी अंग्रेजी हैविंग के साथ बनाना होता है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बनाना होता है। और यहां समय अंतराल होता है, यहां समय नहीं है ना, यहां समय रहेगा। पहला काम करने में यहां समय मिलेगा, लगेगा। जैसे having cooked food, she went to office। कह रहा कि भोजन पकाकर वह ऑफिस चली गई। यहां भी कर शब्द आ रहा, लेकिन पहला कार्य करने में टाइम लग रहा है, देखिए तब दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो ही पकाया तुरंत चल दिया। अब पहला काम में समय नहीं लगा, यहां पहले काम में समय ज्यादा नहीं लग रहा है, बहुत लगेगा आपका 2-4-10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। यहाँ पे आपको पूरा एक टाइम लगेगा, एक पीरियड टाइम लगेगा। ठीक है, जब पीरियड टाइम लगेगा तो आपको समझ जाना कि वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं? आईएनजी लगा के बनाते हैं। क्लियर हुआ? ये चीजें ध्यान देना होता है। अब फिर तीसरी बात आती है परफेक्ट पार्टिसिपल का। ये कैसे बनता है? इसकी हिंदी की जब बात करेंगे तो या हुआ, ये हुए, ये सब आता है। वो जो वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म से बनता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म से, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। लेकिन किसी नाउन के पहले आएगा, ये किसी नाउन के तुरंत पहले आएगा और उसी की विशेषता बताएगा। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताने लगे तो उसे पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आई सा ए डेड, आई डेड स्नेक। अभी स्नेक की विशेषता कौन बता रहा है? डेड हमारा तो वर्ब था ना। अब वर्ब कब विशेषता बताने लगा? जब वर्ब विशेषता बताने लगा, इसका मतलब 100% वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, जब वर्ब किसी की विशेषता बताने लगेगा तो समझ जाना पास्ट पार्टिसिपल है, 100% पास्ट पार्टिसिपल है। उसके उस नाउन के पहले ही आएगा ये। आपको इसको सही कैसे करना है? देखिए कभी कभी ये क्या करेगा, इसके बाद लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए इसके पहले आना चाहिए। इन दोनों में कॉम्बिनेशन गलत कर देगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के जगह पे परफेक्ट पार्टिसिपल, मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए कि पहले काम के बाद तुरंत दूसरा काम प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। जब समय की बात आएगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, और कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक चीज और बताता है कि अगर ऐसे इस तरह से being holiday
आई डिड नॉट गो टू स्कूल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक चीज आपको ध्यान देना होगा, अगर दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग है तो दोनों में सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी होता है। अब इस वाले सब्जेक्ट को यहां बैठा दे तो बैठेगा क्या? नहीं बैठ रहा था, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कुछ और रहा होगा, तो कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो इट लगाएंगे आप। इट बीइंग हॉलीडे, सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है तो दोनों लिखना कंपलसरी होता है। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम सेम है तो पहला वाला नहीं लिखा जाता है। क्लियर हुआ? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा एग्जांपल करके दिखाता हूं, गलती कैसे करेगा देखिए। बोलो नहीं, बहुत मार खाओगे। स्कूल देखो ध्यान से, हाँ कह रहा बीइंग कोल्ड आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें गलती क्या कह रहा है कि बीइंग कोल्ड माने ठंड होने के कारण से मैं स्कूल नहीं जा सका। तो मैं ठंड थोड़ी होगा, यहाँ आई लिख दूं तो क्या सही अर्थ आएगा? क्या नहीं आ रहा है? आ रहा सही अर्थ नहीं आ रहा, मतलब इस दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए था, तब ये सही होता, नहीं तो गलत हो जाता है। तब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट? इट। दूसरा देखिए, I taught the students। कह रहा है कि having opened the book I taught the students। हिंदी यही निकलेगा ना कि किताब खोलकर मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया। लेकिन अब कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग। अब ये पहला कार्य करने में लग रहा है क्या? उसको बहुत टाइम लग रहा था किताब को खोलने में, लगेगा क्या टाइम? तो जबकि ये टाइम लगा दिया, हैविंग लगा के टाइम, हैविंग कहाँ लगता है? टाइम वाले में लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो गलत हो गया ना। ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बना दिया। बनाना किस में चाहिए था इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाएंगे तो कैसे बनेगा? ओपनिंग द बुक। अब ये सही होगा, ओपनिंग द बुक I taught the students। अब ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ ना? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कुकिंग फूड माई सिस्टर, बोला न करो ज्यादा भाई, ये मतलब का। कुकिंग फूड माई सिस्टर वेंट टू मार्केट। हिंदी होगा कि भोजन पकाकर मेरी बहन बाजार चली गई। तो ये सही है? ये नहीं सही अभी, क्योंकि तुरंत थोड़ी एक नजर में ऐसे देखेगी भोजन पक जाएगा, दूसरी नजर में बाजार चली जाएगी। ये परफेक्ट पार्टिसिपल में, क्योंकि पहला काम करने में टाइम लग रहा है, तो इसको जब बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा हैविंग कुक्ड फूड। फूड फिर लिखेंगे माय सिस्टर वेंट टू मार्केट। क्लियर हुआ? अगला देखिए, he gave me a cloth torn। कह रहा है कि उसने मुझे एक कपड़ा दिया, टॉर्न मतलब हटा हुआ। हाँ अर्थ यही देगा ना। लेकिन अब इस कपड़े की विशेषता कोई है, क्या विशेषता है? हटा हुआ ना विशेषता। ये टॉर्न है, इसकी विशेषता बता रहा, वर्ब है, वर्ब इसकी विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता वर्ब बता रहा है उसके पहले आना चाहिए, तब ये सही होगा। ही गेव मी ए टॉर्न क्लोथ। हाँ किसका? ये पास्ट का है, ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। हाँ टॉर्न होता है, टीयर टॉर टॉर्न,
थर्ड फॉर्म हुआ ना, टीयर बन फाड़ना। कोई दिक्कत अब? चलिए खत्म हो गया पार्टिसिपल। अब पूरा